आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी स्टोइशियोमेट्री की, और बिल्कुल बेसिक सा उसका कंसेप्ट समझ के कुछ एक दो न्यूमेरिकल जो उससे रिलेटेड होते हैं वो हमने कर लिए थे। और ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी सम बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़े थे, वो ऑलमोस्ट क्या है खत्म होने वाली है। कुछ एक या दो टॉपिक ही हमारे रह गए हैं उसमें करने वाले। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट्स या फिर इन्हें बोला जाता है सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, तो इनके बारे में क्या होगा हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए, सिंपल सी चीज है, आपको नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि वो रिएजेंट, सिंपल सी चीज देखो, वो रिएजेंट्स जो हमारे पास कैसे प्रेजेंट हो, लिमिट में हो। ओके, तो रिएजेंट का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो क्या जिन्हें हम बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, और दूसरे जो हमारे पास उस रिएक्शन के बाद बनने वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो या तो रिएक्टेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं, और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएजेंट्स जो होते हैं उन्हें हम नॉर्मली रिएक्टेंट की ही क्या है हम मान लेते हैं, या फिर रिएक्टेंट के अंडर ही जो है वो क्या आते हैं, ये रिएजेंट्स जो आते हैं। तो अब सिंपल सी चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हमने बात करनी है जिन भी चीजों की आप क्या करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आपको उनमें से कोई भी चीज कैसे मिल जाए, लिमिट में मिल जाए, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स बोल देते हैं। अब आप इसे समझ लो कुछ अलग तरीके से, जैसे मान सकते हैं कि आपने क्या करना हो, मान लो आपकी कोई कंपनी हो और आपको क्या मिलते हो, ठीक है, आपको एक दिन 100 जो है बर्गर्स बनाने का क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी होगी, आपके पास कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम तो क्या होनी चाहिए, 100 जो है वो बर्गर बंस होने चाहिए। इसके अलावा क्या होनी चाहिए, बहुत सारी वेजीज होनी चाहिए, या अलग अलग टाइप के सॉसेस जो हैं वो होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, बर्गर पैटीज भी होनी चाहिए, तो तभी हम क्या कर सकेंगे, बर्गर बना सकेंगे ना। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके पास बाकी सारी चीजें तो एक्सेस में है, यानी कि अगर आपको 100 बर्गर्स बनाने का, ठीक है, ऑर्डर मिला भी है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 150 तो क्या है, बर्गर बंस हैं। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं वेजीज की, तो वो बहुत सारी हैं, सॉसेस तो वो भी क्या है आपके पास बल्क में है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बर्गर पैटीज की, तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, ओनली 99 या फिर क्या है, सिर्फ 98 पैटीज ही हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या इन बर्गर बंस जो कि आपके पास एक्सेस में है, ठीक है, क्या उनका कोई फायदा रहा, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो हमें मिला था क्या, 100 बर्गर्स बनाने का, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो उन्हें बनाने के लिए जरूरत थी दूसरे आपके एक रिएजेंट की, वो क्या हो गया है, कम हो गया। हमें चाहिए तो 100, एटलीस्ट 100 तो हमें चाहिए, लेकिन वो हमारे पास क्या रह गई है, ठीक है, कम हो गई है, सिर्फ 98 ही रह गई है। तो क्या अब आप अपना वो जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं। अब आप उन्हें 100 बर्गर जो है नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर, ठीक है, क्या है, एक प्रॉपर बर्गर बनाना है, तो अब आप उन्हें सिर्फ 98 बर्गर जो है वही क्या कर सकेंगे, दे सकेंगे। तो अब सिंपल सी चीज क्या कि दोनों ही हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे। हमारे पास ये जो हमने बंस लिए थे ये भी रिएक्टेंट था, ये भी क्या था, जिसने रिएक्शन करनी थी, और ये जो 98 पैटीज थी ये भी क्या था, रिएक्टेंट था, और जो प्रॉपर बर्गर बन के तैयार होना था वो हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था। सेम ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता है, या तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोलते हैं। हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है, या फिर अभिकर्मक बोला जाता है। रिएक्शन करने वाले या फिर अभिक्रिया करने वाले जितने भी आपके पास कोई केमिकल होगा, कोई भी आप एलिमेंट होगा, ठीक है, कोई यौगिक होगा, वो सभी किसके अंडर आ जाते हैं, इन अभिकर्मकों के, अभिकारकों के या रिएक्टेंट के। एंड देन उनकी क्या होती है, प्रॉपर रिएक्शन हुई। वो रिएक्शन कैसी भी आप करवा सकते हो, मिक्स कर सकते हो, हीट कर सकते हो, कोई अलग से कैटलिस्ट जो है हम डालते हैं, वो सारी बात की बातें। एंड देन उसके बाद जो फाइनल आपके पास क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो प्रोडक्ट या फिर इसे हम क्या नाम देंगे, उत्पाद नाम देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ था, बनना तो क्या चाहिए था 100 बर्गर्स, लेकिन किसी एक भी चीज में कमी हो गई, तो जो प्रोडक्ट था हम उतना गेन नहीं कर पाए, जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। ओके, तो यहाँ से एक चीज क्या पता चली कि अगर कोई मान लो हमें इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो कम पड़ जाए, यानी कि अगर मान लो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको 50 ग्राम जो है, ठीक है, ए जो है वो चाहिए और आपको 70 ग्राम जो बी है वो चाहिए। अब ये तो हमारे पास वो डाटा है जो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, इतना जो है वो हमें प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि ये हमारे पास 100 ग्राम्स है और ये हमारे पास ओनली 60 ही ग्राम्स है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करें, ये हमारे पास एक्सेस में है, जो ए हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है एक्सेस में, तो इसे रिएक्शन में ज्यादा डाल दो और ये अगर कम है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती, ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में आ जाए और दूसरा रिएक्टेंट काफी कम हो जाए तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। हर एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट को बनाने में अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, अपना योगदान होता है। अगर वो जरूरत से कम हो, ओके, या फिर या तो हम कह दें कि वो लिमिट में है, या हम कह दें कि वो जल्दी कंज्यूम हो रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है। हमें ये तो एक्सेस में मिल गया, लेकिन ये रिएक्शन के टाइम पे बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो ऐसे जितने भी अभिकारक होते हैं उन्हें हमें सीमांत अभिकर्मक कहना है। आपको क्वेश्चन आता है किस तरीके से, जैसे मान लो उन्होंने आपको बोल दिया कि आपने 50 ग्राम नाइट्रोजन ले ली और साथ में 8 ग्राम हाइड्रोजन ले ली। आपको सिंपल सा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, हाँ जी, 50 ग्राम क्या ले ली, नाइट्रोजन ले ली, एंड 8 ग्राम्स क्या ले ली, हाइड्रोजन ले ली। अब इन दोनों की रिएक्शन करवा के बना दिया क्या गया है, अमोनिया, NH3। ओके, क्वेश्चन है 50 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया फॉर्मेशन की गई है, अमोनिया बताया गया है। तो इस रिएक्शन के टाइम पर लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कि या तो लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, अगर है तो या तो नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। और आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए होते हैं, सिंपल, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, NH3 है, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन पे कि कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है कि अमोनिया जो है वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट नहीं है, वो तो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट तो कैसे बनेगा, जब रिएक्टेंट की रिएक्शंस हो जाएंगी उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट तो रिएजेंट हो ही नहीं सकता। तो एक ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ही सबसे पहले कट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, आपको कभी भी प्रोडक्ट अगर आपको ऑप्शंस में लिखे हुए मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, तो उन्हें सबसे पहले कट करो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। अब कोई चीज कम होगी तभी तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज, हमेशा आपको एक लाइन जो है वो इस केस में ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाया था कि हमारे पास जो चीज एक्सेस में थी उसका कोई फायदा नहीं रहा, यानी कि कोई एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये जो आपका प्रोडक्ट था जो आपने कम बनाया है, ये किस पर डिपेंड किया कि कितना बनेगा, ये उस लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड किया। अगर मान लो ये 98 नहीं होती, 99 कुछ होती, तो हम यहाँ पर कितने बर्गर्स बना सकते थे, 99 बना सकते थे। हमें चाहिए बिल्कुल 100 थे, लेकिन जो प्रोडक्ट कम बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से बन रहा है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होते हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो हमें किस पर मिलता है, प्रोडक्ट पर मिलता है। जो चीज एक्सेस में है उसका कोई फायदा नहीं रहता, लेकिन अगर कोई चीज जो है लिमिट में है तो उसकी वजह से ही क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो भी क्या बनेगा, कम बनेगा। जितना प्रोडक्ट आपको, जितनी यील्ड, ठीक है, चाहिए थी, जितनी अमाउंट आपको उसकी चाहिए थी, वो आपको उसकी अब नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं ये हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करना है तो वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन आ जाए, आप करेंगे क्या, देखो, अगर मैं यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा दोबारा लिखती हूँ तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन जो है ना वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। मान लो, हाँ जी, ये हमने यहाँ पर कोई भी क्या है केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख दी।
अब आप देखो सेम ऐसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये जो A, B, C और D मैंने लिखा है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। इन्हें हमने क्या बोल देना है, रिएक्टेंट। और ये जो प्रोडक्ट है, ये दोनों ही हमारे पास प्रोडक्ट जो है, ओके। और इसके साथ अगर आप देख रहे हो, ये जो मैंने स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d लिखा है, ये मैंने यहाँ पर क्या लगाए हैं, हम हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ नंबर्स जो है वो इनके आगे लगाते हैं, ठीक है। हम उन्हें मान तो क्या लेते हैं, मोल्स, लेकिन मैंने आपको बताया था ये इनके एक्चुअली मोल्स नहीं होते, बल्कि इनके मोल्स का रेशियो होता है। और इसे ही हमने एक नाम और दिया था, स्टोइकियो या स्टोइशियोमेट्री गुणांक, हमने इसको बोला। क्या बोला था, स्टोइशियोमेट्री गुणांक जो है वो हमने इसे बोला था, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको कोई भी ऐसी मान लीजिए स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको इतना पता है कि अगर आपसे रिएजेंट पूछे तो हमने बात ए और बी की करनी, हमने प्रोडक्ट की बात यहाँ पर नहीं करनी, इन दोनों में से ही हमने फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो इनके मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। देखो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, ए के मोल अपॉन में करेंगे जो ए का आपने स्टोइशियोमेट्री गुणांक लगाया है, ठीक है। या फिर मैं इसको स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट लिख सकती हूँ, ध्यान रखो, ठीक है। इस ए के एक्चुअली मोल्स बताने हैं और इस ए का आपको क्या बताना है, स्टोइशियोमेट्री जो कोफिशिएंट है वो बताना है। हाँ जी, इक्वल रखें, ये जो B है इसके एक्चुअली में क्या निकाल दें, मोल्स निकालें, और अपॉन में क्या कर दें, इस B का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दें। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या मिल जाती हैं, सेम मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, जब आपने इसे डिवाइड किया, जब इसे डिवाइड किया, तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तब तो आप लिखेंगे नो लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीमांत अभिकर्मक इस रिएक्शन में नहीं। बट अगर आपको यहाँ पर कुछ 3.5 मिल जाए, यहाँ कुछ 4 मिल जाए, यानी कि ये दोनों क्या हो, नॉट इक्वल हो, बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम मिलेगी, ओके। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट जरूर है। अगर इक्वल हो तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अनइक्वल आए, दोनों बराबर नहीं आए, तब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। और कौन सा है, जिसकी वैल्यू छोटी आई। तो यहाँ पर ये जो 3.5 है ये किसके लिए आया, ए वाले के लिए आया, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो ए है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन यही अगर मान लो ये आपको 5 मिल जाता, ये 4 मिल जाता, तो अब ये 4 वाली वैल्यू कहाँ से आई है, बी के लिए आई है, तो हम कह देते हैं कि बी जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जिस साइड भी या जिस तरफ की वैल्यू जो है वो आपको कम मिलेगी, आपने उसी रिएक्टेंट, ये नहीं लिखना 4 या 5, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ए की बात से या ए के लिए हमारे पास जो आंसर आया वो कम है तो ए को आपने लिमिटिंग रिएजेंट कहना है, और अगर बी के लिए जो आंसर कम आया तो बी को आपको क्या बोलना है, लिमिटिंग रिएजेंट बोलना है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में जो है वो एक सिंपल सा पहले आपको करवा के देखती हूँ। देखिए क्वेश्चन सिंपल आपके पास जो है, हाँ जी, मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, 3 मोल्स, या फिर सुनो ऐसे करते हैं 6 मोल्स ए, ठीक है, एंड 6 मोल्स ए ले लिए हैं एंड 27 मोल्स जो हैं, 6 मोल ए एंड 27 मोल्स जो हैं बी ले लिए, ठीक है। 6 मोल ए लिए हैं, 27 मोल जो हैं बी लिए हैं, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कोई रिएक्टेंट नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ A, B, C, D ये लिख कर दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाएगी ना, उस टाइम पर वो आपको रिएक्शन को बैलेंस करके देंगे, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, कोई भी, या ऑक्सीजन है, हमारे पास कैल्शियम है, कुछ भी चीज है, जब हमें पता ही नहीं है हम उसे बैलेंस करेंगे कैसे। तो ऐसी कंडीशन में तो भैया आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो बैलेंस की हुई आपको मिलेगी। तो रिएक्शन उन्होंने लिख दी, रिएक्शन इज लाइक 3A, ठीक है, हाँ जी, 3A प्लस में मान लो 6B, 3A ले लिया प्लस में क्या ले लिया, 6B हमने ले लिया, और इससे हमारे पास 3C प्लस में क्या बन रहा है, 5B। आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा,
लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब देखो ऐसी कंडीशन में एक चीज जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो 3 और 6 लिखा हुआ है ये क्या है, इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। बल्कि जो आपको ये 6 मोल और 27 मोल दे रखा है वो इनके एक्चुअली में मोल्स जो हैं वो बता रखे हैं। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट जब बताना होगा तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले लिखो A के मोल्स कितने दे रखे हैं 6। अब अपॉन में करो A का कोफिशिएंट कितना आ गया 3, अपॉन इक्वल करेंगे B के मोल्स एक्चुअली में कितने दे रखे हैं 27, ठीक है। और B का जो कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर कुछ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कुछ मान लो 6.5 कुछ ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आप देखो कि जैसे ही आपने इसको क्या किया सॉल्व किया तो आपके पास इधर 2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 4.5 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास, ढंग से समझिएगा, ये क्या है आंसर कम आया है और किसके लिए, ए के लिए हमने यहाँ पर बात की है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाए तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अगर आपको यहाँ पर तो डायरेक्ट मोल्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको मोल्स ना देकर वो वैल्यू ग्राम में दे दें कि आपने जैसे मान लो 30 ग्राम ए लिया है, 20 ग्राम बी लिया है, तब क्या करेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है मोल्स को कैसे फाइंड करना है। हमेशा जो भी आपको गिवन मास दे रखा हो अपॉन में क्या कर दो, उसका मोलर मास लिख दो, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर ऐसी कंडीशन आती है ना, तब वो आपको ए बी नहीं देंगे, तब वो आपको एग्जैक्ट एक एलिमेंट देंगे, एग्जैक्ट कोई भी मान लो मॉलिक्यूल है, अणु है, यौगिक है, वो देंगे ताकि उसका मोलर मास जो है वो आप फाइंड करके इजीली लिख सके। और इसी तरीके से जो है वो कोई भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाए तो बता दें। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन में एक चीज और बता दें कि जो प्रोडक्ट है भाई सी, प्रोडक्ट जो है वो आपका सी, उसके भी मोल्स बताओ हमें कितने बन रहे हैं। अब उसके मोल्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज एक्सेस में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बात किसकी करनी है, जो चीज लिमिट में है, क्योंकि उससे ही फर्क पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पर, वही डिपेंड करेगा कि यानी कि उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस बी वाले सेक्शन को हटा देंगे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो आपने ए के जो मोल्स फाइंड किए जो लिमिटिंग रिएजेंट वाले थे अपॉन में कर दोगे, ठीक है, ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब सामने लिख दो सी के मोल्स, क्योंकि हमने फाइंड किसके करने हैं, सी के लिए पूछ लिया ना कितने मोल्स, और अपॉन में उस सी का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो रख दो। अब देखो ए के मोल्स आपको पता है कितने थे, 6 थे, ठीक है, हाँ जी, और इसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था दैट वाज 3। अब अपॉन में सी के मोल्स तो फाइंड करने के लिए बोल दिया, नहीं पता यहाँ पर हम रख देते हैं x, बट हमें इस C का कोफिशिएंट भी तो पता है। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 3 जो है वहां चला जाएगा। अब आंसर आपके पास 6 × 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। इस 3 से 3 कट हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 6 मोल जो है वो आ गए। सेम ऐसे अगर आपको d के लिए भी पूछे तो आप यहाँ पर d के मोल कर दो, अपॉन में d का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कर दो। तो लेकिन करना किसके सामने है, जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट आया है उसके सामने ही करना है। सेम ऐसे करके आप d के जो मोल्स है वो भी क्या कर सकते हो, फाइंड करके लिख सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसको मैं इरेज करती हूँ और एक क्वेश्चन जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज जो है नोट कर ली होगी। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, ठीक है, हाँ जी। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि हमने लिया कैल्शियम, या फिर क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन ही सीधा लिख कर देती हूँ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्शन को खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 60 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, 60 ग्राम क्या है, कैल्शियम है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या लिया है हमने, 60 ग्राम जो कैल्शियम लिया है और 32 ग्राम क्या ले लिया है, ऑक्सीजन ले लिया है। दोनों मिलकर या ऑक्सीजन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड जो है बनाते हैं। हाँ जी, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, आपको बताना क्या है इस टाइम पे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांत अभिकर्मक है, वो बताना है। अब करना क्या पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए, देखो अभी तक तो हमने एक चीज पढ़ी, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये लिखा हमने कैल्शियम, साथ में हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है, और मिलकर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ये चीज आ गई, लेकिन रिएक्शन तो बैलेंस अभी तक नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस करें। हाँ जी, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ हम लगा देंगे 2। अब देखो रिएक्शन में देखो तो ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन कैल्शियम यहाँ पर एक है, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर और लगा दो 2। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोफिशिएंट आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए, रिएक्शन को बैलेंस करोगे ना, बैलेंस करते ही आपको जो हमने बात की थी स्टोइशियोमेट्रिक गुणांक की, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो आपको मिल जाएंगे। अब क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि ये हमें दे रखा है 60 ग्राम्स और ये दे रखा है 32 ग्राम्स, ये चीज दे रखी, ओके। लेकिन हमें चाहिए क्या, मोल्स, हमें इस A के मोल्स चाहिए और इस B के भी मोल्स चाहिए। अब मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम पहले भी करके आए हैं, N = W/m वाला फॉर्मूला लगाकर। W जो था वो जो आपको द्रव्यमान या मास जो है वो दिया गया। अगर मैं निकालती हूँ कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम के लिए कितना आएगा, देखो 60 दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। हाँ जी, अब एक कैल्शियम जो होता है, एक कैल्शियम ध्यान रखना, उसका जो आप द्रव्यमान लिखते हैं वो कितना होता है, 40। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैल्शियम के लिए, सिर्फ कैल्शियम के मोल्स हम जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, आंसर कुछ आपके पास 1.5 मोल्स आ जाएगा। 6/4 करोगे ना, आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 मोल्स जो है वो आ जाएगा। सेम ऐसे निकालो ऑक्सीजन के लिए, O2 लिखा हुआ है, हाँ जी, जो आपको W दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, अपॉन में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लिख दो, कितना, एक ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं 16, तो 2 के लिए कितना हो गया, 32 ही हो गया, तो यहाँ पर कट हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 मोल। ये चीज हमने फाइंड कर ली और यही हमें चाहिए था हमारे इस क्वेश्चन के लिए। कैल्शियम हमें पता चल गया कितना है, 1.5 मोल है, और ऑक्सीजन हमें पता चल गई कितनी है, 1 मोल। अब कर दो, यहाँ पर पहले बात करनी है किसकी, मोल्स बात करने हैं किसके, A के, एंड अपॉन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट A का, यानी कि A मतलब कैल्शियम, अपॉन में या फिर इक्वल्स करो मोल्स ऑफ B और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, ठीक है, कर देते हैं भाई। अब A के मोल्स कितने हैं, 1.5, A के मोल्स कितने हैं, 1.5, अपॉन में जो A का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2, इक्वल रखो। हाँ जी, इस B के मोल्स भी 1 आए और कोफिशिएंट भी 1, तो आंसर देखो कितना आया है, आंसर यहाँ पर निकालोगे तो 1.5 अपॉन में क्या कर दिया, 2 कर दिया, इधर वाली साइड कुछ 0.75 आ गया, एंड यहाँ पर 1/1 किया, तो आंसर कितना आया, 1। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। और आप देखो वैल्यू कौन सी कम है, ये वाली, तो और ये वैल्यू आई किसकी है, कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन के लिए जो कैल्शियम है वो क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। तो ऐसी ही रिएक्शंस जो है वो क्या है, आपको पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप 50 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं और 8 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, ध्यान रखो 50 ग्राम नाइट्रोजन ली, 8 ग्राम हाइड्रोजन ली, दोनों से मिलकर अमोनिया की फॉर्मेशन करते टाइम पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आप करके देखो। ओके, क्या करो, N2 लिखो, N2 का जो मास होता है वो लिख दो, 50 ग्राम आपको दे रखा है, मोल्स निकाल दो। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए 1 लिखते हैं, तो 2 के लिए 2 लिखेंगे, 8 अपॉन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, 4 मोल्स आ जाएंगे। तो ऐसे मोल्स निकालो, उसके बाद इनका जो कोफिशिएंट होगा उनसे इनको डिवाइड करो, जो वैल्यू कम आएगी उसको लिमिटिंग रिएजेंट कह दो। अब वो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें ये जो CaO है इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि ये जो कैल्शियम आपको दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके कितने मोल्स बनेंगे, तो जो वैल्यू कम आई है, वैल्यू कौन सी कम आई है, 1.5 अपॉन में 2 वाली आई है ना, ठीक है, इसके सामने यहाँ पर x कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, ये कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा, 1.5 × 2 अपॉन में 2, इधर कितना आ गया x, क्योंकि सिर्फ एक ही है ना,
हमें पता है कोफिशिएंट, मोल्स हमें नहीं पता, कट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 मोल। यानी कि जितना आप क्या ले रहे हो, देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, जितना कैल्शियम ले रहे हो कैल्शियम के मोल्स उतने ही क्या आ गए कैल्शियम ऑक्साइड के मोल। और इवन यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 2 मोल थे तो ये भी तो 2 ही बन रहा था ना। तो ऐसे जो है वो आपको क्या करना है क्वेश्चन सोल्व, ये सेम रेशियो में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली जो इनके एक्चुअल मोल्स होंगे वो भी तो क्या होंगे सेम ही होंगे, अगर रेशियो सेम आ रहा है तो। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या करने हैं, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न से होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो आई होप ये चीज जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ एंड आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, बहुत सारे जो थोड़े से टॉपिक जो हमारे रह गए हैं उनको करेंगे। टिल देन गुड बाय।